तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया, अगर हम उसको रिपीट करो तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज डिस्कवर्ड. So it all started with Sir John Dalton. Sir John Dalton gave billiard ball model of atom, that atom is indivisible and it cannot be further divided into smaller particles. उसके बाद जो है वो फिर डिस्कवरी हुई फंडामेंटल पार्टिकल्स की, लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की, तो उसके बारे में डिस्कस किया. देन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जो जेम्स चैडविक ने किया, और जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया. उसने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रैंडमली अरेंज होते हैं एटम के अंदर. ठीक है. उसके बाद फिर क्या हुआ कि सर जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया. तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने देखा कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन हर तरफ बिखरे में नहीं है, बल्कि जो प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो सेंटर पे है, न्यूक्लियस में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस वो मूव कर रहे हैं और कंटिन्यूसली एनर्जी एमिशन कर रहे हैं. और उस कंटिन्यूस एनर्जी एमिशन की वजह से दो डिफेक्ट आए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर. तो पहला डिफेक्ट कल बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो उसको लाजमी एक ना एक वक्त आना चाहिए कि न्यूक्लियस में जाकर गिर जाना चाहिए. और दूसरा ये कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो फिर हमें कौन सा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन उसके बरक्स हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है. तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए दो थ्योरीज थी, एक मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी आई और उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सिंपल अगर उसको आप याद रखें तो प्लांक नाम था साइंटिस्ट का, मैक्स प्लांक एक जर्मन साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज होल्डर इन फिजिक्स है, और उन्होंने एक थ्योरी पेश की क्वांटम थ्योरी. क्वांटम निकला है वर्ड क्वांटा से, और क्वांटा क्या मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्वांटम इज द प्लूरल ऑफ क्वांटा. तो मैक्स प्लांक साहब ये कहा करते थे कि एनर्जी जो रिलीज होती है एटम के अंदर से वो पैकेट्स की सूरत में होती है, हर वो पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटा कहते हैं, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से जो लाइट के क्वांटा है उनको फोटोन का नाम दिया गया, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया, क्वांटा ऑफ लाइट को. ठीक है. इस तरह से मैक्स प्लांक ने बताया कि जो भी एनर्जी होती है, किसी वेव की एनर्जी जो होती है किसी, तो वो बराबर होती है एच और न्यू के प्रोडक्ट के, एच इंटू न्यू के बराबर होती है. तो ये प्लांक्स इक्वेशन कहलाती है, बड़ी फेमस. ये जो इक्वेशन यहाँ मौजूद है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्लांक्स इक्वेशन. इसमें एनर्जी को बराबर लिया जाता है एच इंटू न्यू के. एच इज प्लांक्स कांस्टेंट. ठीक है. स्मॉल एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड. या फिर अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में चेक करें तो 6.625 इंटू 10 की पावर -27 अर्ग सेकंड, बिकॉज अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम. तो ये आपको यूनिट्स दोनों उसमें याद रखनी है कि जूल सेकंड में भी याद रखनी है, अर्ग सेकंड में भी याद करनी है प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यू से. दिस इज न्यू इज एक्चुअली अ ग्रीक अल्फाबेट एंड इट इज द अल्फाबेट फॉर व्हाट, इट इज द ग्रीक अल्फाबेट फॉर फ्रीक्वेंसी. तो ये फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि फ्रीक्वेंसी और प्लांक्स कांस्टेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती है. ठीक है. ये मैक्स प्लांक ने बताया था. इसी को देखते हुए एक साइंटिस्ट है हमारे पास जिनका नाम था नील्स बोहर. उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं. ठीक है. इसको सोलर सिस्टम मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है, बिकॉज सोलर सिस्टम की तरह ही इसमें क्या है, जैसे सूरज सेंटर में, मतलब सूरज जो है वो बीच में होता है हमारे सोलर सिस्टम के, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस को जो है वो इन बिटवीन रखा गया कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में होगा, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लैनेट्स की तरह क्या करते हैं, वो रोटेट कर रहे होंगे ऑर्बिट के अंदर. ठीक है. ऑलराइट. तो ये नील्स बोहर साहब जो थे डेनिश फिजिसिस्ट थे, डेनमार्क में रहा करते थे. ओके. तो डेनमार्क में रहा करते थे, और इनकी जो ये थ्योरी थी एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने पेश किया था वो मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को
पर मुश्तमिल उन्होंने जो है क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाकर उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था, ठीक है। और नील्स बोहर ने ही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की वीकनेसेस को दूर किया था, जो 2 डिफेक्ट्स जिसकी बात मैं अभी आपको बता रहा था, दोनों डिफेक्ट्स को नील्स बोहर ने दूर किया। मेन पॉइंट्स क्या थे, कुछ मेन पॉइंट्स याद रखिए नील्स बोहर के। पहली बात उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने एनर्जी लेवल पे घूमता रहता है तब तक ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर आता है, जैसे कि दिस इज लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल जिसको हम कहते हैं, इसको हम E1 कह देते हैं, ठीक है। और ये हायर एनर्जी लेवल जिसको हम E2 कह देते हैं। जो कभी भी इलेक्ट्रॉन जब E1 से E2 पे आता है तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद जब वापस अगर हायर से लोअर पे आ जाता है तो एनर्जी को रेडिएट कर देगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और जो है वो रिलीज एमिशन ये कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है हायर और लोअर स्टेट के बीच में। और कितने एनर्जी चेंज आता है, तो E2 माइनस E1, अगर दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आपको डेल्टा ई चेंज एनर्जी पता लग जाएगा। और नील्स बोहर ने यह भी बताया था कि सिर्फ वही ऑर्बिटल्स पॉसिबल होंगे या वही ऑर्बिट पॉसिबल होंगे अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल से मुराद के होल नंबर मल्टीपल जिसको हम कहते हैं। तो MVR, जैसे कि आप सर्च कोई मैथमेटिकल हम इस तरह शो कर सकते हैं कि MVR इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूम रहा है तो जो चीज सर्किल में घूमती है सर्कुलर पाथ में तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है, तो MV/R MVR ये बराबर हो गया तो h/2 पाई के, ठीक है। h/2 पाई के साथ n लगा दिए तो n से मुराद इंटीग्रल नंबर, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ शेल, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल हो सकता है, इंटीग्रल में हो सकता है ना, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ शेल हो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 इस तरह से होगा। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो वहां पर ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे। इसी पूरी जो इक्वेशन होती है इसी को देखते हुए उसने पूरी डेरिवेशन की थी और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मालूम किया था। इसी को हम लोग कहते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन। तो जो आपके पास जो एक ये जो रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखी है दैट इज MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बोहर्स क्वांटाइजेशन। ये इसके मेन पोस्टुलेट्स थे। अच्छा, इससे पूरी इसके बाद हमने जब फर्स्ट में आप थे तो आपने पूरी डेरिवेशन की थी, काफी लंबी सी डेरिवेशन। अब जाहिर सी बात है कि सेकंड एप्टीट्यूड लेवल पे डेरिवेशन नहीं आस्क की जाती, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट याद रखेंगे इस तरह से कि जो रेडियस है वो बराबर होता है n² / h² / m/z² k4 पाई। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक एक बताया था कि इसको इस रिलेशन को याद करने के लिए एक ट्रिक होता है दैट इज नहीं है मजे की 4 पाई। तो NH मतलब नहीं है, MZE मतलब मजे, उसके बाद की और 4 पाई, तो या 4 पाई मतलब 4 पाई, तो नहीं है मजे की 4 पाई। इस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को। अगर n से मुराद नंबर ऑफ शेल है, h से मुराद प्लैंक्स कांस्टेंट, m से मुराद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z से मुराद एटॉमिक नंबर, e से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, k फॉर हो गया आपका कूलम्स कांस्टेंट, और 4 जो है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू है। पाई जो है दैट इज आल्सो पाई इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू 3.142। सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं। इन तमाम को रखकर हम क्या कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम इस वाले फॉर्मूले में अगर Z पे अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मालूम होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको रेडियस ऑफ लिथियम कहना अगर हो जाएगा तो Z को फिर हम चेंज कर देंगे, फिर Z को हम फिर 3 कर देंगे क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। और तो अगर हम इन तमाम वैल्यूज को रखते हैं तो हम वैल्यू हमारे पास जो आती है दैट इज फर्स्ट शेल के लिए जो वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आती है। असल में ये होती है 0.529 इनटू ये जो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो आ रही होती है इट इज इक्वल टू 0.529 और इनटू 10 टू द पावर, ये इनटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये आ रही होती है वैल्यू असल में। अब आप सब जानते हैं कि ये जो 1 × 10 की पावर -10 मीटर ये बराबर होता है एंगस्ट्रॉम के। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम लिख लेते हैं। ये फर्स्ट शेल का रेडियस है हाइड्रोजन एटम के। इसी को हम A0 से भी शो करते हैं और इसी को हम कहते हैं बोहर्स रेडियस, इसी को A0 को कहा जाता है। अगर यहाँ पर अगर आपसे सेकंड, अच्छा आप यहाँ पर A0 कहलाता है बोहर्स रेडियस हाइड्रोजन के लिए। अगर आपसे सेकंड शेल कहा जाए तो जाहिर सी बात है n की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। बाकी हाइड्रोजन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन किसी भी शेल के लिए ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट रहेंगी। तो इन तमाम वैल्यूज को हम A0 कह देते हैं, तो n² × A0 हो गया, मतलब n² × 529 एंगस्ट्रॉम। तो सिंपल न्यूमेरिकल अगर आपसे आ जाए, आपसे सेकंड, थर्ड या फोर्थ शेल कहा जाए कि आप इसके जो है वो
रेडियस को फाइंड करो तो आपको बस कुछ नहीं करना, 0.59 को मल्टीप्लाई कर देना n स्क्वायर से, जो भी आपके पास नंबर ऑफ शेल मौजूद है। दैट इज वेरी सिंपल। डेरिवेशन पूरे नहीं जानी है इसकी, ठीक है, बस इतनी याद रखनी है उसके बारे में बातें। उसके बाद इसी में हमने एक लास्ट डेरिवेशन की थी वेव नंबर की। वेव नंबर को हम न्यू बार से शो करते हैं, न्यू से नहीं करते हैं, सॉरी, न्यू से तो फ्रीक्वेंसी शो होता है, न्यू के ऊपर बार लगा देते हैं, न्यू बार से या न्यू कॉम्प्लीमेंट से शो किया जाता है। और ये वेव नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। मतलब कि अगर एक यूनिट लेंथ अगर आप ले लें, लेट से कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर अब डिफरेंट तरह के अब इसके वेव्स जनरेट हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, तो अब इसके अंदर जितने भी वेव आए हैं इस 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो ये कहलाएगा इसका वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर बराबर होता है किसके, आर एच, और ये पूरी डेरिवेशन तो डायरेक्ट याद रखें, आर एच और ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 से मुराद क्या हो जाएगा आपका, n1 से मुराद आपका हो जाएगा लोअर ऑर्बिट, ठीक है, लोअर ऑर्बिट, और n2 से मुराद आपको यहाँ पर हो जाएगा हायर ऑर्बिट, कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जब जंप करेगा तो वो कितनी वेव नंबर वाले फोटॉन्स को खारिज करेगा, एमिट करेगा, तो इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आर एच क्या कहलाते हैं, आर एच कहलाते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। साइंटिस्ट का नाम था राइटबर्ग, तो राइटबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। तो ये काफी एक बड़ी कलेक्शन थी इसके अंदर, अगर आपको याद हो तो आर एच के को हमने फाइंड आउट किया, तो उसकी पूरी वैल्यू बहुत सारे मतलब वेरिएबल्स को रखकर, तो राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट अगर आप याद कर सकते हैं तो 10 9 6 7 8 इस तरह हम याद करते हैं, 10 9 6 7 8, 10 9 6 7 8, 10 9 6 7 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपके पास राइटबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। और n1 लोअर ऑर्बिट होता है, n2 हायर होता है, इसको हम रखकर हम किसी भी तरह से वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसलिए आप इसको कर सकते हैं, वेव नंबर आएगा, और वेव नंबर की यूनिट हमेशा इसके अंदर आती है, इसकी यूनिट हमेशा होती है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट हमेशा जाती है। अच्छा, इसी में फिर हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के, जब हाइड्रोजन से लास्ट शेल से जब हाइड्रोजन में जब ट्रांजिशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको क्या करता है, वो देता है, ठीक है, डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास आती हैं। तो ये कुल हमारे पास इस तरह की जो है वो 5 सीरीज आ रही होती है, 1 2 3 4 5, 5 सीरीज आ रही होती हैं, लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज जिसको हम कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज सारी है। तो वैसे एक और इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं कि एल से मतलब होता है कि हम एल कहते हैं लो, ठीक है, और बी फॉर हमारे पास हो गया दैट इज बेटा, ठीक है, तो लो बेटा, और पी फॉर हो गया आपके पास पहले, ठीक है, उसके बाद फिर बी फॉर आप लिख लेते हो बोतल, ठीक है, दैट इज, और यहाँ पी, नेक्स्ट पी जो है उसका मतलब होता है पी लो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि लो बेटा पहले बोतल पी लो, दैट इज लेमन, बार्बर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज। इसके अलावा एक और सीरीज इसके अंदर होती है, वो जाके हम फर्दर क्लासेस में, हमारे इंटरमीडिएट में नहीं है ये, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड हम्फ्रे सीरीज। तो वो आपका जो है वो हम्फ्रे सीरीज कहलाते हैं। तो एक और सीरीज आपके पास होती है, ठीक है, फंड सीरीज के बाद। तो लेमन सीरीज में, अच्छा, इन सीरीज को पता कैसे चलता है, इन सीरीज में क्या होता है कि अगर हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी पर अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हाइड्रोजन में, तो लेमन सीरीज की लाइट सारी होती है। अगर सेकंड पे जंप कर रहा है हायर से तो बार्बर, थर्ड पे जंप कर रहा है तो पास्टन, फोर्थ पे जंप कर रहा है तो ब्रैकेट, और फिफ्थ पे जंप कर रहा है तो फिर फंड सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं। तो अच्छा, लेमन सीरीज यूवी रीजन पर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन पे, बार्बर सीरीज की लाइट्स विजिबल रीजन पे लाई करती है, पास्टन सीरीज इंफ्रारेड, अच्छा, ब्रैकेट सीरीज फिर फार इंफ्रारेड, फंड सीरीज और हम्फ्रे ये सारे फार इंफ्रारेड रीजन पर ये इनकी लाइट लाई करती हैं। इस तरह से बिल्कुल अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने डायग्राम से भी शो किया है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी एक शेल की तरफ आ रहे हैं। अगर फर्स्ट शेल पे आ रहा है हायर से तो लेमन सीरीज की लाइट आ रही है, सेकंड पे आ रहा है तो बार्बर, नेक्स्ट पास्टन, फिर ब्रैकेट, इस तरह से फंड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी तरह से हायर एनर्जी लेवल से लोअर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी आ सकते हैं, जिस भी शेल में आते हैं उसी शेल की स्पेक्ट्रल लाइंस वो खारिज करते हैं, ठीक है। और वो जो लाइंस होती हैं वो किसी खास रीजन में होती हैं, ठीक है, लैम मतलब दैट इज के उसमें अब वो कोई खास एक रीजन हो सकती है, लाइक यूवी रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, किसी भी रीजन में, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक होता है, थोड़ी सी बातें याद रखें एक्सरेज के बारे में, कि एक्सरेज क्या होते हैं, एक्स से मुराद होते हैं अननोन। ये मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कैथोड रेस के वाले टॉपिक के अंदर, कि एक्सरेज के मतलब होते हैं अननोन रेस, अननोन रेडिएशंस, ठीक है।
एक्स मतलब भी होता है अननोन, ठीक है। तो जब भी हमको कैथोड रे ट्यूब लेते हैं, तो कैथोड से जब कैथोड रेस एनोड की तरफ जाकर टकराते हैं, एनोड में मतलब कोई एक मेटल पीस है, तो हमने पढ़ा था कि जब भी कैथोड रेस मेटल पीस से जाकर टकराते हैं तो क्या होता है, वो एक्सरे खारिज करते हैं, ठीक है। फिर वो एक्सरे खारिज करते हैं, तो ये जो निकल रही बाहर ये रेडिएशन, दिस इज एक्चुअली एक्सरे, ठीक है। एक्सरेस क्या होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन होते हैं, जो काफी चीजों से पार कर जाते हैं, ग्लास से पास हो जाते हैं, रबर से पास हो जाते हैं, पेपर से पास हो जाते हैं, प्लास्टिक से पास हो जाते हैं, यहाँ तक कि ह्यूमन फ्लैश से पास हो जाते हैं, इंसानी गोश्त से। और रुकते सिर्फ किस चीज से, ये बोन से, हड्डियों से रुक जाते हैं। इसलिए फ्रैक्चर वगैरह को चेक करने के लिए हम एक्सरेस को इस्तेमाल करते हैं। बट ये एक्सरेस का मिसनोमर, ये भी आप जानते हैं, एक पुराना नाम है एक्सरे के बारे में। एक्सरे को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था जे जे थॉमसन ने। और उनको इसकी प्रॉपर्टीज समझ में नहीं आई थी, किस तरह की रेज है जो इतनी पेनिट्रेटिंग है, तो उन्होंने इसका नाम एक्सरे रख दिया था। एक्सरे मतलब अननोन रेस। अब इन्हीं एक्सरेस को आगे जाकर फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रोएंटजेन। एक शहरियार का सवाल, ये वैक्यूम क्या है, ये असल में दिस इज रिटन इन रशियन या जर्मन, ये शायद जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट दिख रही है। दिस इज एक्चुअली वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम एक वो लगाते हैं ना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक लगाते हैं, उसके अंदर वैक्यूम पंप। इससे क्या होता है, गैसेस को यहाँ से एवेक्यूएट कर लेते हैं, और जब गैसेस को एवेक्यूएट करते हैं तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर रीजन की वजह से। यही चीज लिखी हुई है कि ये वैक्यूम है इसके अंदर, ठीक है। स्पेलिंग का फर्क है सिर्फ। अच्छा, जैसे यहाँ कैथोड है तो के से लिखा हुआ है, तो के से कैथोड जर्मन लिखते हैं, हम सी से कैथोड लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर से मैं बता रहा हूँ कि रोंजन नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया। दैट इज के जिनका नाम था, ऊपर दो डॉट आ जाएगा, जर्मन है चुके, तो दैट इज विलियम रोएंटजेन। तो उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज बताया और कहा कि एक्सरे असल में क्या है, दे आर एक्चुअली ईएम वेव्स। ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी बहुत लो वेवलेंथ है। जब तो वेवलेंथ लो है तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पेनिट्रेशन पावर है, इसलिए मोर डेंजरस भी है। तो इतनी बातें आप एक्सरेस के बारे में याद रखें। लेकिन इसलिए एक्सरेस का नाम चेंज करके रोंजन रेस रख दिया गया, बट आज तक कोई इसको रोंजन रेस को भी नहीं कहता। एवरी पर्सन से इट एक्सरे अननोन रेस, जबकि अब ये रोज अननोन नहीं है, इनके बारे में सारी डिस्कवरी हो चुकी है। अच्छा, इसी में अब एक्सरे के स्पेक्ट्रम अगर मैं दिखाऊं, तो ये आपके सामने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मौजूद है। आपने इससे पहले भी उसको देखा होगा यकीनन, कि इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट तरह की वेवलेंथ है मौजूद। फ्रीक्वेंसी, नीचे ये फ्रीक्वेंसीज है, ऊपर ये वेवलेंथ है, ठीक है। शुरू में लॉन्ग वेवलेंथ वाले हैं, फिर आगे जाकर वेवलेंथ शॉर्ट हो रही है। वेवलेंथ शॉर्ट होने से बाद की फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी या फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी, चूंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी मैक्स प्लांक के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो एनर्जी। तो अब अगर हम सबसे ज्यादा, अगर हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करें, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास गैमा रेस का होता है, इसलिए उनकी हाईएस्ट पेनिट्रेशन होती है, ठीक है। इसके बाद गैमा रेस थोड़ा कम होता है एक्सरेस का, इसलिए उनके पेनिट्रेशन गैमा रेस जितनी नहीं होती, बट उससे कम होती है। शॉर्ट वेवलेंथ होती है, लेकिन सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी को पूछे तो हम कहते हैं गैमा रेस की, उससे थोड़ी कम हम कह लें एक्सरेस की होती है। उसके बाद आती है अल्ट्रावायलेट रेस, यूवी रेस, जिनको जो सूरज से भी आती हैं, जिनको ओजोन लेयर हमारा रोक देता है। यूवी रेस ये भी डेंजरस होती है। यूवी रेस के बाद फिर आता है हमारे पास ये रीजन जिसको हम विजिबल रीजन कहते हैं। जो लाइट जो हम देखते हैं, हम यहाँ से हम सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतना ही पार्ट देख पाते हैं, बाकी पार्ट्स, एक्सरेस का पार्ट, यूवी रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब हमारी आंखें देख नहीं पाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी रेडियो वेव्स है, वो आपकी आंखें नहीं देख पाती इसके अंदर, ठीक है। इंफ्रारेड है, ये आपकी आंखें नहीं देख पाती, ठीक है, नॉर्मली। बट कैमरास कुछ होते हैं इंफ्रारेड कैमरा, जिसमें आप अंधेरे में भी जो आपको दिखा रहे होते हैं वो देख पाते हैं। इस तरह से जो आपके रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल्स निकलते हैं, वो भी इंफ्रारेड की सूरत में निकल रहे होते हैं। तो हमारी आंखें उनको देख नहीं पाती, बट हमारी कैमरे की आंखें उसको देख लेती हैं। इसलिए अगर कभी आपने रिमोट का बटन दबाया हो और कैमरा मोबाइल का अगर आप ऑन करें, तो आपको रेस निकलते हुए दिखाई देती हैं रिमोट कंट्रोल के अंदर से, क्योंकि हमारी आंखें देख सिर्फ इतनी ही देख पाती हैं, दैट इज विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, इतने ही रीजन को देख पाते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो अब इसमें भी आप इसके अंदर भी देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर भी अगर विजिबल लाइट को अगर हम जूम करें, तो जूम करने पर जो सबसे लोएस्ट वेवलेंथ होती है वो वायलेट कलर की होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और सबसे हाईएस्ट जो वेवलेंथ होती है या लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या एनर्जी होती है, वो रेड लाइट की होती है, वो यहाँ कोने में।
अब और आगे जाएंगे तो फिर इंफ्रारेड आ जाएगा जो हम नहीं देख पाते, इंफ्रारेड। उसके बाद माइक्रोवेव्स आ जाएंगे, जो माइक्रोवेव ओवन आपके जो खाना वगैरह गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद और ज्यादा आ जाएंगे लॉन्ग वेवलेंथ में, तो आपके पास रेडियो वेव्स आ जाएंगे। इन्हीं रेडियो वेव्स के अंदर आपके पास जो है वो फिर इसमें रेडियो सिग्नल्स हो जाएंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन हो जाएगी इसके अंदर आपके पास, रेडियो ट्रांसमिशन हो जाएगी, टेलीविजन ट्रांसमिशन हो जाएगी इसी के अंदर आपके पास, ठीक है। वो सारे रेडियो वेव्स हो जाते हैं, FM AM ये सारे, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और ये सारे ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल लाइट के वेव्स, यूवी रेज, एक्सरेज, गैमा रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है। और इन सब की स्पीड सेम होती है, कांस्टेंट होती है। सब जानते हैं इन तमाम ही की स्पीड, कोई भी इनमें से आप ले लो, ये सब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो एक्सरेज हो, गैमा रेज, कोई भी हो, ठीक है। तो ये वेव्स की टाइप्स के लिए आप उसको काइंड्स के लिए आप इसको, और उसके टाइप्स किस लिहाज से हम इसको ब्रेक करते हैं, विद बाय मींस ऑफ फ्रीक्वेंसी या बाय मींस ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि जो बोहर की थ्योरी रिजेक्शन जो ही आप जानते हैं, उसको रिजेक्ट किया था एक साइंटिस्ट थे जर्मन, वर्नर हाइसेनबर्ग ने। तो हाइसेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल पेश किया था, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गैर यकीनी का कानून। 1925 में उन्होंने ये पेश किया, ठीक है। और इसने बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। हाइसेनबर्ग ने बताया था कि चूंकि अब वो क्या कहता था कि MVR, मतलब बोहर क्या कहता था, बोहर्स क्वांटाइजेशन जो भी हमने पढ़ी है उसके मुताबिक आप जानते हैं कि वो क्या कहता है कि MV इंटू R इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर MV से मुराद हो गया यहाँ पर मोमेंटम, और R से मुराद यहाँ पर होगी पोजीशन। ये बराबर हो गया NH अपॉन 2 पाई। दिस इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नील्स बोहर। ये बोहर के मुताबिक जो है वो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसमें ये आपके पास पोजीशन, मोमेंटम, ये पोजीशन है। अब हाइसेनबर्ग ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये इम्पॉसिबल है कि आप एक वक्त में किसी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसकी पोजीशन दोनों को सर्टेनिटी के साथ, यकीनी के साथ बता दें। किसी एक चीज में अगर आप सर्टेन हो जाएंगे तो दूसरी चीज में आपको अनसर्टेन होना पड़ेगा। अगर आपने मोमेंटम की वैल्यू अगर आपने सर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट कर ली किसी एक्सपेरिमेंट में, तो आप उसी पोजीशन पर आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते सर्टेनिटी के साथ। इस वजह से इक्वल टू नहीं हो सकता NH अपॉन 2 पाई की, इट शुड बी नियरली इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अप्रोक्सीमेटली तो बराबर हो सकता है, बट 100% यकीन के साथ आप इस बारे में नहीं कह सकते। जिसकी वजह से क्या हुआ कि नील्स बोहर का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें वो बराबर लेता था MVR को NH अपॉन 2 पाई के, वो रिजेक्ट हो गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हुआ, एक नया मॉडल शुरू हुआ सोलर सिस्टम के बाद। लास्ट मॉडल जिसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल जो कहलाता है, जो पेश किया था एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, एरविन श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर भी जिनको हम शॉर्टकट में कहते हैं, श्रोडिंगर ने जो पेश किया, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है, वो लास्ट मॉडल था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को वेव से तशबीह दी थी कि इलेक्ट्रॉन्स असल में एक्चुअली वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर कैरी करते हैं। तो बोहर का कॉन्सेप्ट तो इस तरह का था, ये वाला ऑर्बिट कॉन्सेप्ट, और श्रोडिंगर का था ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्सेप्ट। मतलब वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी एक फिक्स स्पेसिफिक मतलब स्फेरिकल पाथ में मूव नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि एक रीजन होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने बड़े रीजन में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकते हैं। तो वो ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट मतलब वो पेश करता था कि ऑर्बिटल क्या चीज होते हैं, द एरिया अराउंड न्यूक्लियस वेयर द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया बोहर का, और ये श्रोडिंगर का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट दुनिया में आया आफ्टर हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक कुछ डिफरेंस होते हैं ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिट तो वो फिक्स पाथ होता है, सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जबकि ऑर्बिटल क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। ऑर्बिट सर्कुलर शेप का होता है, ऑर्बिटल डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट करता है, सर्कुलर भी होता है, डम्बल भी होता है, कॉम्प्लेक्स, हर तरह के शेप होते हैं इसके। इसको बोहर ने डिस्कवर किया और ऑर्बिटल को श्रोडिंगर ने डिस्कवर किया। ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब के शेल के ऑर्बिट है तो 2 हैं, LM में तो फिर 8 है, 18 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
जो आगे हम पढ़ेंगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ रूल है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करना है आपको ऑर्बिट के अंदर तो 2n² से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहेगा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 2n² के मुताबिक उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कहे कोई सेकंड शेल में लगाएं तो 2n² में इनकी वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रखोगे तो 8 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह अगर 3 रख दोगे 2n² में तो आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लेते हैं कि किस शेल में कितना होगा ऑर्बिट के अंदर। लेकिन अगर हमें ऑर्बिटल में मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, सब शेल में मालूम करने के लिए 2 × 2l+1 आगे जिसको हम डिस्कस करेंगे। एल एजिमुथल क्वांटम नंबर है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज होती है, ठीक है। आई थिंक कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या एक डिफरेंस होता है दोनों में। खास ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ऑर्बिटल एक्चुअली 4 तरह के होते हैं, बहुत सिंपल बात है। एस ऑर्बिटल होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है, सभी जानते हैं। S for means sharp lines, P for principal lines, D for diffuse lines और F for fundamental lines। S ऑर्बिटल जो होता है उसका पहली बात तो उसकी शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब एक गोल शेप उसकी होती है। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। नोडल प्लेन के बारे में आप जानते हैं, नोडल प्लेन वो एरिया होता है किसी भी ऑर्बिटल में जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, उस एरिया को हम लोग नोडल प्लेन कहते हैं। तो एस ऑर्बिटल में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, हर तरफ इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, मतलब इसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि इलेक्ट्रॉन आपको हर जगह पर हर डायरेक्शन में मिल सकते हैं, किसी फिक्स डायरेक्शन पे आपको ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन के ये एटम अगर आप इसको समझ लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपको इतने सारे डॉट्स मिलने हैं, कहीं पे भी एक जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल सकता है, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन ना मिले, ठीक है। ये आपका एस सब शेल। उसके बाद आपका होता है पी सब शेल, जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं सब। अच्छा देखिए, एक चीज होती है, सबसे पहले आपके पास होता है ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट जो सर्कुलर होता है, ठीक है, के एल एम एन जो हमारे पास होता है, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर फिर क्या चीज आती है, ऑर्बिट के अंदर होता है फिर सब शेल। सब शेल को अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं, जैसे एस पी डी एफ, ठीक है। उसके बाद सब शेल के अंदर फिर क्या आ जाते हैं, सब शेल के अंदर फिर आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल मतलब जैसे कि पी सब शेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। और ऑर्बिटल्स के अंदर फिर क्या आता है हमारे पास बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं। डम्बल शेप का होता है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि डम्बल शेप इज लाइक दैट, दिस टाइप का शेप होता है, डम्बल शेप का होता है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 3 अलग अलग एक्सिस में, तो हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डायरेक्शनल होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी लोब्स के एंड में ज्यादा मौजूद होती है, और नोडल प्लेन दोनों लोब्स के इंटरसेक्शन के बीच में मौजूद होता है। आगे डायग्राम्स इसको देखें तो मैं बता दो, देखें ये आपके पास 3 आपके पास डम्बेल शेप के पी ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स पी वाई पी जी। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ज्यादा, वो किनारों पे, ये लोब्स है ना, ये एक लोब कहलाता है, एक पॉजिटिव लोब कहलाता है, एक नेगेटिव लोब कहलाता है, ठीक है। जैसे कि आपके लिए कि इसका पॉजिटिव लोब है, एक इसका नेगेटिव लोब है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किनारों पर ज्यादा होंगे। इस तरह से किनारों पर ज्यादा होंगे तो उसका मतलब डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी एक डायरेक्शन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में आपको जहां पर दोनों मिल रहे हैं आपस, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, तो इसी वाले जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस वी कॉल्ड नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलते हैं। इस तरह पी एक्स पी वाई पी जी सब में आपको बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोब्स में आपको नोडल प्लेन मिल सकता है, ठीक है। अगर हम डी सब शेल की बात करें तो उसके अंदर 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, 5 डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये सारे इसके डिफरेंट ओरिएंटेशन है। इसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल, सिंगल डम्बल नहीं डबल डम्बल, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें डबल डम्बल बने हुए, डबल डम्बल शेप का होता है। 5 ओरिएंटेशन होती है, 5 ऑर्बिटल होती है डी सब शेल के अंदर, और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो सब में 2-2 करके आएंगे, तो आपको जो है वो टोटल इसमें आपको 10 मिल जाते हैं। ये शेप आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ये शेप कैसे, जस्ट मैंने इसको आपको दिखाने के लिए, एक नॉलेज के लिए बस मैंने आपको शेप यहाँ ड्रॉ कर दिया। आपको ये शेप याद नहीं करनी है कि किस तरह से इसको बनाना पड़ेगा, बिकॉज दे आर क्वाइट डिफिकल्ट।
एफ इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एफ सब शेल जो होता है इसका एक कॉम्प्लेक्स शेप होता है, सॉसर लाइक, तश्तरी नुमा इसका शेप होता है, सॉसर नुमा तश्तरी नुमा शेप होता है। जैसे आप देख सकते हैं सॉसर जैसा तश्तरी जैसा शेप हो रहा है, छोटी प्लेट जिसको हम कहते हैं। तो इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7 अलग अलग ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नाम लिखे हैं, जेड क्यूब, एक्स, जेड स्क्वायर, बस आप ये याद रख लें। तो एफ सब शेल है, इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं 7 डिफरेंट ओरिएंटेशन में, और कॉम्प्लेक्स शेप होता है, सॉसर लाइक शेप होता है। दैट्स इनफ। बाकी ये नॉलेज के लिए इसमें डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है, डिफरेंट अलग अलग सब आप एफ के जो है वो ऑर्बिटल्स की, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक यहाँ पर जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज द क्वांटम नंबर। अच्छा, यहाँ तक कोई मसला है अभी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग दिस। ठीक है, किसी को मसला है यहाँ तक कोई किसी टॉपिक पे? बस इसके बाद एक टॉपिक और हो गया, चैप्टर 3 एंड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस चैप्टर में सिंपल है, न्यूमेरिकल टाइप की चीजें बहुत कम है, बस वो वर्स की डेरिवेशन हो गई उसके अंदर, बस वो मौजूद है। बोरस की मतलब वो एक फॉर्मूला है और एक वेव नंबर वाला है बस। एनी इशू, एनी स्टूडेंट, प्लीज टेल मी। ओके, नो इशू। ओके, देखो क्वांटम नंबर क्या होते हैं बच्चों। क्वांटम नंबर कुछ खास नंबर्स हमारे पास होते हैं जो आपको बताते हैं किसी भी एटम में किसी एटम। यस, ओके। क्वांटम नंबर्स कुछ नंबर्स होते हैं जो आपको एड्रेस बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर। सही है। अब जैसे एक एटम है उसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ में 10, कुछ में 20, कुछ में 30, कुछ में 40। अब आपको अगर किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचना है तो फिर आपके पास एक एड्रेस होना चाहिए। लाइक वेन एवर यू आर लिविंग इन कराची, आप कराची शहर में रहते हैं। अब कराची शहर के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको किसी अपने दोस्त के घर जाना है जिसके घर आपको नहीं देखा हुआ, तो फिर आपको एड्रेस चाहिए होता है। शहर कराची तो है बट उसमें तो बहुत लोग रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका टाउन कौन सा है, किस टाउन में रहता है, किस वो ब्लॉक में रहता है, उसके स्ट्रीट नंबर क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, तब आप उसके घर जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। वो 4 होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए पहले आपको जाना पड़ेगा ऑर्बिट के अंदर, फिर आप जाएंगे सबशेल के अंदर, है ना, फिर आप जाएंगे उसके बाद ऑर्बिटल के अंदर, फिर आपको मिलेगा आपका इलेक्ट्रॉन। है ना, मैंने बताया था एटम के अंदर पहले ऑर्बिट्स होते हैं, फिर उसके अंदर सबशेल होते हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, देन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो शेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में कौन बताता है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहला क्वांटम नंबर है, ये आपको बताता है अबाउट ऑर्बिट। इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एन से इसको शो किया जाता है, और ये आपको बताता है साइज ऑफ शेल के बारे में कि साइज क्या है शेल का। ठीक है, ये आपको नॉर्मली शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसकी वैल्यू किसमें होती है? इसकी वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, 1 2 3 4 किसी तरह से। एग्जाम्पल मतलब अगर n = 1 है तो k शेल है, 2 है तो l शेल है, 3 है तो m शेल है, और इस तरह से सो ऑन चलेगा। देन इसके बाद होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग जो है वो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बात एक ही है। इसको हम शो करते हैं एल से, इसको एल से शो किया जाता है, स्मॉल एल से, और ये आपको सब शेल का शेप बताता है। मतलब शेल में जब आप चले जाएंगे तो फिर आपको सब शेल में जाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू हमेशा होल नंबर में होती है, इसकी 4 वैल्यूज होती हैं। अगर एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि वो एस एस सब शेल है, मतलब स्फेरिकल है। ठीक है, अगर एल की वैल्यू 1 आ गई तो उसका मतलब कि वो पी सब शेल है, डम्बल शेप होगा। ठीक है, अगर एस एल की वैल्यू आ गई अगर 2, उसका मतलब हो गया कि ये डी सब शेल है और इसका शेप जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, डबल डम्बल। अगर एल की वैल्यू 3 आ गई तो इसकी वैल्यू जो है वो मतलब ये एफ सब शेल होगा और इसका शेप कॉम्प्लेक्स सॉसर लाइक होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ 4 ही वैल्यूज होती हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर की, 0 से 3 तक उसके अलावा नहीं होती हैं। ठीक है, इससे आपको सब शेल पता लगता है। अब आपको पता है कि हर सब शेल के अंदर डिफरेंट और ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये आपको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, सॉरी। तो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं कि वो किस एक्सिस में मौजूद है। ठीक है, अब वो डिफरेंट एक्सिस के शेप, तो जैसी बात है कि अगर आप पी की पी एक्स बात करो, पी वाई बात करो, पी जेड की बात करो, तो शेप तो तीनों का ही आपके पास क्या होता है कि डम्बेल होता है। ठीक है,
अब लेकिन एक एक्स एक्सिस में होता है, एक वाई में और एक जेड में होता है, तीनों की ओरिएंटेशन, तीनों को एक्सिस, तीनों के डायमेंशन अलग होता है। तो ये हम बताते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कि आपको ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है। उसकी वैल्यू इंटीजर्स में होती है, इंटीजर मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। अब इसमें इस तरह से हो सकता है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें, अब अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होती है जिसको हम जीरो कह देते हैं। अगर हम पी की बात करें तो उसमें तीन ओरिएंटेशन होती है, एक हो जाएगी आपके पास -1, फिर एक हो जाती है आपके पास 0, फिर एक हो जाती है आपके पास +1। मतलब हम नंबर्स दे दे रहे हैं बस पी एक्स, पी वाई, पी जेड को। ठीक है, सर डी में हम क्या कर देते हैं, हम 5 लिख देते हैं। तो -2, -1, उसके बाद 0, उसके बाद फिर आपके पास +1, देन उसके बाद आपके पास +2। ठीक है, अच्छा इस तरह से जब आप एफ पे जाएंगे तो एफ में आपके पास फिर टोटल आपको पता है कि आपके पास 7 ओरिएंटेशन है। तो -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, देन उसके बाद फिर 0 हो जाएगा, और 0 के बाद फिर आप प्लस में आ जाए इंटीजर्स के अंदर, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए +1, +2, +3। तो ये इसके ये डिफरेंट हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं जो आपको क्या बताते हैं, ओरिएंटेशन बताते हैं ऑर्बिटल की। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब जाहिर सी बात है जब आप ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे तो एक ऑर्बिटल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दोनों की स्पिन जो है वो अपोजिट होंगी। एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शन में होती है, जिससे आपको पता लगता है कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। अगर +1/2 वैल्यू है तो उसका मतलब कि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, अगर -1/2 वैल्यू है तो उसका मतलब कि वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा आप इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप पहुंचे प्रिंसिपल से ऑर्बिट तक, फिर आप पहुंचे ऑर्बिटल तक, सॉरी ऑर्बिट तक पहुंचे, फिर आप सबशेल तक पहुंचे, देन उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आप पहुंच जाते हैं ऑर्बिटल तक, और स्पिन क्वांटम नंबर से आप रेलेवेंट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ, ये कंप्लीट चार्ट आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए क्वांटम नंबर के बारे में।